हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड योर गाइडर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर गुड एंड योर स्टडीज़ आल्सो गोइंग गुड। सो गाइस, हम एनसीईआरटी सीरीज़ जो है 7th क्लास की हमने स्टार्ट की है कल, और 7th क्लास की सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2। इससे पहले हम 6th क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं, और 7th क्लास का एक जो फर्स्ट लेसन है डेट इज़ अबाउट आवर एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में था, उसको हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करते हैं सेकंड चैप्टर, हमारी पृथ्वी के अंदर इनसाइड आवर अर्थ। सो मेक योर माइंड क्लियर वन थिंग कि जो एनसीईआरटी सीरीज़ है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएसटी से रिलेटेड कोई भी टेट है, कोई भी जीके, इवन यूपीएससी लेवल, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो एनसीईआरटी इज़ द बेस। तो एनसीईआरटी को कभी भी स्किप ना करें। एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से निकलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी के अंदर इनसाइड आवर अर्थ। जो कल का चैप्टर था हमने एनवायरनमेंट पढ़ा कि वातावरण होता है, हम मतलब लैंड एरिया के ऊपर रहते हैं, स्थल मंडल पर रहते हैं। अब हम आज तक ये देखते हैं जिसको हम अपनी धरती माता बोलते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं, हमें इस एरिया का पता है, लेकिन इसके नीचे क्या है, ये चीज़ क्या है, हमें बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। तो आज हम ये जो पृथ्वी के इनर पार्ट हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, हम उस चीज़ के बारे में जो है डिस्कस यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील है, आपको पता है पृथ्वी जो है स्टैटिक नहीं है, बिल्कुल भी डायनामिक है। पृथ्वी जो एक घूमती रहती है, डायनामिक प्लेनेट है पृथ्वी। इसके अंदर और बाहर डेली आपको पता है डे टू लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूमती है, इस वजह से अंदर और बाहर बहुत सारे जो है चेंजेस हो जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसके अंदर क्या है, वो किन चीज़ों से बनी होती है? तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। और हर एग्ज़ाम में पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्वेश्चन कन्फर्म आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और एक बात, पृथ्वी के आंतरिक भाग को हमें देख पाना बहुत असंभव होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, पृथ्वी, अब मैंने कल आपको बताई थी कि पृथ्वी के अंदर एक तो ये लैंड एरिया होता है और एक महासागरीय एरिया भी होता है। तो लैंड है, फिर ये महासागर, और महासागर के नीचे भी तो ये पृथ्वी ही है, मतलब ये धरती है। जैसे कि ये लैंड है, फिर ये पानी 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 है, लेकिन इसके नीचे ये भी तो लैंड एरिया होता है ना, ये भी तो पृथ्वी का ही भाग है। तो आपको पता महासागरों की इतनी गहराई होती है, हम इनको जाके नीचे बिल्कुल देख ही नहीं सकते कभी भी। तो पृथ्वी की जो देख पाना बिल्कुल असंभव होता है। विश्व की सबसे गहरी जो खान होती है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये बता रखा है भाई, देखो वो इतनी गहरी है, हम वहीं नहीं जा सकते, तो अर्थ के नीचे तो जाने का मतलब ही नहीं है। इसकी गहराई 4 किलोमीटर होती है। तेल में जो तेल वगैरह खोते हैं तो 6 किलोमीटर तक की खुदाई करनी पड़ती है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र तल पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। आपको पता, जो समुद्र का सरफेस है, जो ये वाटर का सरफेस है, ये जो लैंड है, इसके नीचे 6000 किलोमीटर। कैन यू थिंक कि हम ऐसा कर सकते हैं? हम ऐसा कर ही नहीं सकते कभी भी। और वैसे भी पृथ्वी के नीचे तो इतने लावा, मैग्मा, द्रव्य होते हैं, लिक्विड, गरम गरम चीज़ें, हम मतलब इम्पॉसिबल है। जितना नीचे जाते हैं टेम्परेचर उतना बहुत ज़्यादा हाई होता रहता है, बहुत गर्म होता है, तो इम्पॉसिबल है मतलब अर्थ के नीचे जाना। तो ये कुछ सर्वेज हैं जिनसे हमें पता लगा है, तो हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहला जो भाग है, पृथ्वी एक प्याज की तरह होती है जो एक के ऊपर एक सकेंद्री परतें। तो अब ये क्वेश्चन आया, संकेंद्री क्या होता है? संकेंद्री मतलब एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या बोल देते हैं? संकेंद्री बोल देते हैं, ठीक है। पृथ्वी की स्थिति के सबसे जो ऊपर वाली परत होती है उसको परपटी कहते हैं। परपटी या भूपरपटी, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्रस्ट। तो सबसे पहला हर एक लाइन में क्वेश्चन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊंची ऊपरी जो सतह होती है, जैसे कि ये डायग्राम अलग है, मैं अपने हिसाब से आपको डायग्राम बना देती हूँ। सपोज ये डायग्राम हमने अर्थ को लेके बना दिया, ठीक है ना, कुछ भी मतलब समझने के लिए। तो ये जो सबसे ऊपर वाला लेवल है, ये जो सबसे ऊपर वाला लेवल है अर्थ का, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं भूपरपटी। इसको हम क्या बोलते हैं? भूपरपटी। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्रस्ट। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। भूपरपटी, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्रस्ट। तो ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ये 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर होता है। ये जो एरिया होता है ये 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, ये जो एरिया होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? भूपरपटी बोलते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है, मतलब बहुत लेयर होती है। ये जो लेयर होती है वह सबसे थिन होती है, मतलब थिन लेयर होती है ये अर्थ की, जो भूपरपटी होती है, जो क्रस्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ इज क्रस्ट, जो सबसे ज़्यादा क्या होती है? थिन होती है, पतली होती है। एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल रहेगी, सो डोंट बी कंफ्यूज कि हिंदी में किताब है।
यह महाद्वीपीय संहति से 35 किलोमीटर और समुद्र सतह से 5 किलोमीटर तक है। इस चीज़ को समझते हैं। ये सिलिका और एल्यूमिनियम के खनिजों से बनी है। ध्यान से देखना, एक एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली सतह है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट या भूपर्पटी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सिलिका को शॉर्ट में Ci लिख देते हैं और एल्यूमिनियम को शॉर्ट में Al लिख देते हैं। इसीलिए इस परत को हम क्या बोलते हैं? सियोल। सियोल। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको सियोल बोलते हैं। तो सियाल बोलने का रीज़न आपको समझ आ गया, क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जो इसका जो महासागरीय पार्ट होता है। तो इसलिए अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझना आपको, ये कह रहा है कि जो महाद्वीप है जो मतलब जो कॉन्टिनेंट होते हैं, जो लैंड एरियाज़ होते हैं, उसमें तो ये 35 किलोमीटर होती है पृथ्वी, और जो महासागर मतलब जो ओशियंस होते हैं उनमें ये 5 किलोमीटर होती है। अर्थ क्या है मैं आपको समझाती हूँ। ये पूरी धरती है, ठीक है, ये पूरी धरती है, आपको पता है ये धरती है। तो ये जो ऊपर कॉन्टिनेंट होते हैं मतलब जो भी होते हैं, तो ये यहाँ ऐसे जो पृथ्वी होती है ये 35 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन जो ये समुद्र है, ओशियंस हैं, तो इन ओशियंस के देखो नीचे ये भी तो अर्थ है ना, समुद्र के नीचे भी तो कहीं ज़मीन होती है ना, तो समुद्र के नीचे ये 5 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन जो ये वाला होता है जो मतलब लैंड के ऊपर होती है ये 34 किलोमीटर तक 35 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछ देते हैं कि जो भूपर्पटी होती है वो महाद्वीपीय संहति से कितने किलोमीटर होती है? 35। और समुद्र सतह से कितने किलोमीटर होती है? 5 किलोमीटर। और किससे बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम से। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सियोल या सियाल जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। महासागर की भूपर्पटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसको सीमा भी कह देते हैं। तो आपको सिंपल सा ये पॉइंट जो है याद रखना है, ठीक है, कि ये ऊपर जो 35 होता है नीचे जो है 5 होता है, और ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, इसलिए ये जो पृथ्वी की ये परत है सियोल कहते हैं। आई थिंक आपको पहली परत समझ आ गई हो कि सिंपल सा लॉजिक है। जो अर्थ है, ये अर्थ की 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसको क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है इसलिए सियोल बोलते हैं। महाद्वीपों से ये 35 किलोमीटर है और महासागर से ये 5 किलोमीटर है। जस्ट इतना ही याद रखना। और ये प्याज की तरह सबसे थिन लेयर होती है, जैसे प्याज का छिलका होता है ना बहुत मतलब पतला होता है, उसी तरीके से ये लेयर भी बहुत ज़्यादा क्या होती है बच्चे? पतली होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड लेयर के ऊपर। जो पृथ्वी की दूसरी परत होती है उसका नाम है मेंटल, ठीक है। पहली जो परत है पृथ्वी की, पहली परत है ये हमने पढ़ ली, इसका नाम क्या था? भूपर्पटी या क्रस्ट। दूसरी परत है ये वाली, इसको हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है। दूसरी परत को क्या बोलते हैं? मेंटल। इंग्लिश में भी मेंटल है, हिंदी में भी ये मेंटल ही होता है। इसके अंदर बेसिकली सिलिका और मैग्नीशियम होता है, ठीक है। सिलिका और मैग्नीशियम, तो Ci+Mg, इसीलिए इसको सीमा लिख देते हैं, ठीक है। तो दूसरी परत को सीमा भी कहा जाता है। और ये जो परत है ये पृथ्वी का सबसे ज़्यादा भाग घेरे हुए है, 2900 किलोमीटर तक है ये। मतलब यहाँ से लेके जैसे हमने 34 से 100 किलोमीटर तक तो पहली परत होगी, फिर 100 से लेके पूरा 2900 मतलब नियर अबाउट 2800-2900 जो एरिया है वो मेंटल के पास है। तो मतलब हाईएस्ट एरिया आप कह सकते हो, काफ़ी बड़ा एरिया है इसके पास, जो ऊपरी सरफेस का है, तो काफ़ी बड़ा एरिया किसके पास? मेंटल के पास जो है, ठीक है। तो भूपर्पटी के ठीक नीचे जो है मेंटल होती है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसकी आंतरिक परत क्रॉड होती है। आंतरिक मतलब अब जो थर्ड लेयर है, मतलब सेकंड वाली लेयर मेंटल होगी, थर्ड लेयर होती है कोर, जिसको हम क्रोड भी बोल देते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। अब ये जो कोर होती है इसके अंदर जो है लोहा पाया जाता है, मतलब नीफे इसको बोल देते हैं। तो शॉर्ट में क्या? निकिल और फेरस, ठीक है। निकिल और फेरस जो है तीसरी परत में पाया जाता है, निकिल और फेरस। तो इसलिए जो तीसरी परत होता है जिसको सेंटर बोल देते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? नीफे बोल देते हैं। अगेन पृथ्वी की 3 लेयर्स। पहली लेयर क्या कहलाई? क्रस्ट। दूसरी लेयर क्या कहलाई? मेंटल। और तीसरी लेयर क्या कहलाई भैया? आपकी क्रॉड, ठीक है। क्रस्ट को हम सियोल बोल देते हैं, मेंटल को हम सीमा बोल देते हैं, और क्रोड को हम नीफे बोल देते हैं। वाई? क्योंकि इसमें निकल और फेरस होता है, लोहा होता है। इसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम होता है, और इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। ये 34 से 100 किलोमीटर समथिंग होती है, ये 2900 किलोमीटर समथिंग होती है। और ये जो आपकी यदि हम इसका एग्जैक्टली देखें तो अंदर जाती 6370 तक हो जाती है ये किलोमीटर, बट बाहरी तौर पे जो ये एक त्रिज्या बनाती है वो 3500 बनाती है। जो रेडियस होता है इसका वो 3500 होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट पेज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल गए हैं। पृथ्वी की तीनों परतों को आपको अच्छे तरीके से जो है याद करना है, ठीक है।
अब इसमें बात आ रहा है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, 84% मेंटल है और 15% हिस्सा क्रॉड है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या, ये ध्यान रखना, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस कितनी है, 6331, 6371 पृथ्वी की क्या है, रेडियस है। और जो लास्ट वाली उसकी जो देखो, पहले की 34 से 100 किलोमीटर, दूसरी की 2900 किलोमीटर और तीसरी की 3500 किलोमीटर समथिंग होती है, ये मतलब ऐसे नीचे जा जाके। लेकिन जो रेडियस बनती है पृथ्वी की वो कितनी बनती है, 6371। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो ये तो होगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और सबसे ज़्यादा भाग कौन सा घेरी होती है, मेंटल घेरे होती है, ध्यान रखना, आपको दिख ही रहा है वो तो 2900, क्योंकि 2900 से फिर 3500, वो तो कम 600 किलोमीटर ही होगी ना लगभग, और वो 34 से 100 होगी, और बीच वाली पूरी 2900, तो मतलब सबसे मैक्सिमम पार्ट उसी के पास है। क्लियर भाई, बाकी ये सिलिका मैग्ना, और ये याद रख लेना। तो ये है अपना फर्स्ट जो सेक्शन है, फर्स्ट पेज, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम सेकेंड पेज पे आ जाते हैं। सेकेंड पेज जो डिस्क्राइब करता है, डेट इज़ अबाउट शेल एंड खनिज, रॉक्स एंड मिनरल के बारे में डिस्क्राइब करता है कि अब अर्थ है, अर्थ के अंदर एक संरचना है, अर्थ के अंदर स्ट्रक्चर है, तो भी अर्थ के अंदर रॉक्स होती है, मिनरल्स होती हैं। आपको पता है अर्थ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अर्थ में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता जाता है, जैसे कहते हैं ना ऊपर जाता है ठंडा होता रहता है, तो नीचे जितना नीचे नीचे आएंगे द्रव्य ताप जो है बढ़ता बढ़ता रहता है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स होती हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी आप समझ रहे होगे ना, अब ये रॉक्स कहाँ है, जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है ना, जो अर्थ का ये ऊपर वाला भाग है, जो अपना क्रस्ट है, जो भूपर्पटी है, यहीं पर क्या होते हैं, बहुत सारे पत्थर वत्थर होते हैं, बहुत सारी रॉक्स होती हैं। और खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ रॉक, कोई भी नेचुरल होते हैं जो प्राकृतिक पिंड होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो जो भूपर्पटी को क्रिएट करते हैं वो शैल कहलाते हैं। इनका साइज़ आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, आप देख लो कोई पत्थर कैसा है, कोई पत्थर कैसा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो है चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कन्फर्म अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मुख्य रूप से ये जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, 3 टाइप से होती है। चट्टानें समझ गए ना, जो स्ट्रॉन्ग से पत्थर से टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो शेल्स होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, वो 3 टाइप में होती हैं। फर्स्ट इज़ आग्नेय, जिसको इग्निशियस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो IGNEOUS, तो इंग्लिश में इग्निशियस बोलते हैं आग्नेय को। दूसरा होता है अवसादी चट्टानें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंडिमेंट्री। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सेंडिमेंट्री। तीसरा होता है कायांतरित, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, इग्निशियस सेल, सेंडिमेंट्री सेल और मेटामॉर्फिक सेल्स। ठीक है, सेल 3 टाइप से होती है मुख्य रूप से सेल, इग्निशियस, सेंडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो इग्निशियस, जिनको हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टान, अवसादी जिसको हम सेंडिमेंट्री चट्टान बोलते हैं, और शेल जिसको हम मेटामॉर्फिक शेल बोलते हैं। अब इनको समझते हैं कि होती क्या है। बेसिक आप इनका एक बेसिक अर्थ देख लीजिए कि ये लेटिन भाषा के शब्द इग्निस से निकला, जिसका अर्थ होता है अग्नि। तो इग्निशियस लेटिन भाषा का वर्ड इग्निसस से निकला, जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि। सेंडिमेंट्री लेटिन भाषा के शब्द सेंडिमेंटम से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। ठीक है, सेंडिमेंटम का अर्थ क्या होता है बच्चे, स्थिर। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फस से निकला है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तित। तो ध्यान रखना, इग्निशियस और सेंडिमेंट्री दोनों लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं, और जो मेटामॉर्फिक है डेट इज़ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, वो ग्रीक भाषा का जो है शब्द है। अब हम समझते हैं चट्टानें जो है बनती कैसे हैं बेसिकली, और एग्जाम से हमारे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर, मैं पढ़ देती हूँ फिर समझाऊंगी। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी। अंतर्भेदी को बोलते हैं इंट्रूसिव सेल, और बहिर्भेदी को बोलते हैं एक्सट्रूटिव सेल। ठीक है, INTRUSIVE। तो इंस्ट्रूटिव सेल एंड एक्सट्रूटिव सेल्स। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग को निकालकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है और पर्पटी पर अनेक प्रकार की शैलें बना देता है, जिसको बहिर्आग्नेय शैल कहते हैं। यह संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जिसका बेस्टाल्ट ढक्कन का पठार इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेता है, और ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों दानों का चूर्ण बनाने के लिए अघर्षण का उपयोग किया जाता है, ग्रेनाइट से बनते। देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ये कि आग्नेय शैलें होती क्या है, कैसे बनती है। जैसे ये स्पॉन्ज हमारी अर्थ है, ठीक है।
अर्थ के नीचे होता है, नीचे अर्थ के नीचे बहुत सारा, मैंने बताया अर्थ के नीचे बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है तो वो क्या होता है भाई, जो जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा ज्वालामुखी फट गए, आपने सुना होगा ना ज्वालामुखी फट गए। तो ज्वालामुखी कैसे फटते हैं, जो अर्थ है, ये अर्थ के नीचे जो लावा होता है, अर्थ के नीचे देखो जो ज्वालामुखी फटते हैं ना, एक चीज़ होती है लावा, एक चीज़ होती है मैग्मा। ये दोनों ही चीज़ सेम होती है, मतलब जो गर्म पदार्थ फट के बाहर आता है। डिफरेंस क्या होता है, जो अर्थ के अंदर होता है ना, जो अर्थ के अंदर होता कहलाता है, अंदर वाली स्टेज में होती है, और जो पृथ्वी के ऊपर आ जाता है ना, वो लावा बन जाता है। कहते हैं ना लावा, लावा के पहाड़ जमे हुए हैं ऐसे करके। तो नीचे जब तक ये होता है ना, मतलब जैसे ज्वालामुखी टाइप होता है, जैसे आग आग आप ये लगा लो, बहुत सारी आग आग का भंडार है, और एकदम कुछ ऐसा होता है। वैसे तो पृथ्वी की देखते हैं कितनी मोटी होती है, आग कैसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी स्थिति होती है भाई कि पृथ्वी के नीचे बहुत भयंकर तरीके का एटमॉस्फेयर जो है हो जाता है, और फिर ये उछल के ऐसे बाहर आ जाता है। ठीक है, उछल के जब ये बाहर आ जाता है, तो ये जो बाहर आ जाता है तो इसको लावा बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लावा। और जब ये बाहर आ जाता है तो ये ऐसे करके जम जाता है। ठीक है, छोटे छोटे महीन दानों में जम जाता है, और जम के ये एक चट्टान का रूप ले लेता है। क्योंकि आप सोच लो ना, थोड़ा बहुत आता है, आप सोच भी नहीं सकते अर्थ के नीचे क्या क्या होता है। देखो भूकंप आते हैं, कितनी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, हिमालय से भी बड़ी कहते हैं प्लेटें हैं। अर्थ के नीचे भूकंप आता है जब वो प्लेटें टकरा जाती हैं, तो मतलब बड़ा यूनिक है अर्थ के नीचे का सिस्टम भी। ऐसा नहीं है पृथ्वी जो हमें ऊपर से दिख रही है, धरती ऐसी है, नीचे तो बहुत कुछ है, समझ रहे हो ना। तो अर्थ के नीचे हमें लगता है कि थोड़ा सा होगा, लेकिन ऐसा भयंकर लावा, ऐसा मैग्मा ऐसे फट के बाहर आता है, पूरा ज्वालामुखी पर्वत सा बन जाते हैं पूरे। आपको पता ना, किलिमंजारो जापान में हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, बड़े बड़े पर्वत तक बन जाते हैं भाई। तो पहाड़ बनना तो बहुत, मतलब ये चट्टान बनना तो छोटा सा रूप है ना एक तरह से, पर्वत तो और ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं जब दुनिया भर की चट्टानें इकट्ठी हुई तो पर्वत। तो जब ये इतना सारा लावा बाहर आ गया ना, अब ये लावा बाहर आ गया, अब ये बाहर आके फटाफट फटाफट जम जाता है, बहुत जल्दी जम जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, ठंडा होता है, कहीं हवाएं होती है, कहीं कुछ होती है, तो बाहर आके बहुत जल्दी मतलब जम जाता है महीन संरचना। अब ये जम जाता है तो जम के ठोस हो जाता है, और ठोस हो जाता है तो ये किसका रूप धारण कर लेता है, आग्नेय चट्टान का। ठीक है, ठोस हो गए किसका रूप धारण कर लेता है, आग्नेय चट्टान का। तो ध्यान रखना, जो आग्नेय चट्टान होती है वो ऊपर वाली जो चट्टानें होती हैं वो क्या कहलाती हैं भाई, अब ऊपर है तो उनको क्या बोलेंगे, बहिर्भूति, एक्सट्रूटिव। ठीक है, एक्सट्रूटिव बोलेंगे क्योंकि वो ऊपर होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, पृथ्वी की लेयर मोटी होती है, कई बार बहुत भयानक होता है तो बाहर आ जाती है। कई बार क्या होता है, ये बाहर नहीं आ पाते। अब बाहर नहीं आ पाते ये लावा, तो ये अंदर ही अंदर जमते रहते हैं, अंदर ही अंदर, मतलब अर्थ के बाहर नहीं आ पाते, तो ऐसे ही अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर जमते रहते हैं। अब बच्चे जब ये अंदर ही अंदर जमते हैं, थोड़ा अंदर जमने में इनको टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर तो गर्मी ही होती है, तो जमने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाहर बहुत जल्दी जम जाते हैं, और बाहर तो महीन जमता है क्योंकि वो फैल जाता है, अंदर तो मोटा मोटा सा जमता है। तो जब ये अंदर अंदर जम जाता है तो इनको बोलते हैं अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। इनफैक्ट क्या है, जो इग्निशियस सेल है वो लावा मैग्मा इनसे ही बनती है। जब ये बाहर आके निकल जाता है तो बहिर्भेदी होगी, जब ये अंदर ही अंदर जम के चट्टानों का रूप ले लेता है तो अंतर्भेदी होगी, इंट्रूसिव। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। ओके, तो जो बहिर्भेदी होता है उसका एग्जाम्पल होता है बेसाल्ट, जो ढक्कन का पठार है वो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो इसी तरीके से जो बना हुआ है, ठीक है ना, ढक्कन प्लेटू। और जो ग्रेनाइट होता है जिससे हमारी रसोई वगैरह की स्लैब बनती है, आजकल तो लोग पूरा पूरा फर्श बनाने लगे हैं, पहले किचन की स्लैब वगैरह बनती थी, तो ये जो होता है ये अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इग्निशियस रॉक मैंने डिटेल से बता दी है। अब सेकेंड रॉक पे आ जाते हैं। शैल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, और अवसाद हवा जल आदि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं, और ये अवसाद दबकर कठोर होकर शैल का निर्माण कर लेते हैं। तो अवसादी शैल जो है ये कहलाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जो ये कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे बलवा पत्थर है, रेत के दानों से बनता है। पौधों, जानवर, सूक्ष्म कीटाणु इन्हीं शैलों में रहते हैं। जीवाश्म हो सकते हैं, फॉसिल्स कहते हैं जीवाश्म को, FOSSILS। अब क्या है देखो मैं बताती हूँ आपको, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। अब ये अर्थ है, अब कहीं से गंगा नदी आई, कुछ बहा के ले आई, कहीं से पहाड़ टूट रहा है, टूट टूट के ये जो इग्नियस रैस है वो टूट टूट के टुकड़े इकट्ठे हो रहे हैं,
कोई नदी आ गई उस टुकड़ों को बहा लेगी, यहाँ पर जमा कर दी दुनिया भर की, जमा कर करके ठोस हो गई और इसने रूप धारण कर लिया, तो ये कहलाती हैं सेंडिमेंट्री रूप, अवसादी। मतलब क्या होता है, जो कटने टूटने फिटने से, मतलब सीधी सी बात है, मेरे घर के पास इतना सारा सामान पड़ा है, ठीक है, जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ, बारिश आ गई, वो बारिश बहा के लेगी इस सामान को, 8-10 घर आगे लेगी और वहाँ जाके इसने इसको जमा कर दिया, तो वहाँ कुछ बन नहीं गया। तो इसी तरीके से जो पहाड़ों से बड़ी बड़ी अवशेष जो कट फिट के गिरते रहते हैं, वो सब ऐसे एक जगह ऐसे अपर्दन होता रहता, आते रहते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं और वो क्या बन जाते हैं, अवसादी चट्टानें जो है बन जाती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखने पूछ लेते हैं, जैसे बलुआ पत्थर है, रेत के दाने वगैरह हैं, ये शैल के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन शैल में जीवाश्म्स रहते हैं, फॉसिल्स रहते हैं। अब फॉसिल्स कौन सी शैल में पाए जाते हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। फॉसिल्स होते क्या हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। मान लीजिए शैल्स हैं, जो ये पत्थर अभी देखो ये बहा के आ रहे हैं, तो इसके अंदर कोई जीव है, कोई जंतु है, कोई पौधा है, कोई अवशेष है, बहुत सारी चीज़ भी तो आपके साथ आ रही हैं। अब वो बेचारी मर जाते हैं बीच में, मान ले कोई जीव जंतु है वो मर गए, मर के वहीं जमा हो गए, तो ये चीज़ कहते हैं जीवाश्म्स, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं फॉसिल्स। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है भाई, एक चीज़ बह के आ रही है, तो मान ले गंगा बह के चली जाए, तो उसके साथ तो आदमी बह के भी तो जा सकता है, पेड़ पौधे भी तो बह के जा सकते हैं, मतलब पशु पक्षी भी तो बह के जा सकते हैं। अब वो बहते बहते बेचारे कहीं ना कहीं मर जाते हैं, और मर जाते हैं तो वहीं दफन हो जाते हैं, वो फॉसिल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो फॉसिल्स क्या होते हैं भाई, मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष जो है जीवाश्म कहलाते हैं। बेसिकली आदमी के खास नहीं होते इसमें, तो पेड़ पौधे और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म्स कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि फॉसिल्स किन चट्टानों में होते हैं, तो ये सेडिमेंट्री चट्टानों में होते हैं। एंड द लास्ट है मेटामॉर्फिक जो है चट्टानें, जिनको हम बोलते हैं कायांतरित शैल। जब आगन्य और अवसादी उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना मुत्तर चूना जो पत्थर होता है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, देखो मैं बताती हूँ। मान ली आगन्य चट्टान है, ये अवसादी चट्टान है, ठीक है। आगन्य चट्टान यहाँ पर पड़ी है, जैसे कि आपके पास चूना पत्थर पड़ा है, तो ये इग्नेसियस रॉक है। लेकिन जब ये चूना पत्थर जो आपका होता है, ये धीरे धीरे पड़ा वायु, जल, दाब, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ इसको बढ़ती है, धीरे धीरे ये अपनी रूप जो है बदल लेता है। तो ये जब रूप चेंज होता था, कायांतरित मतलब काया का अंतरण होना, चेंज होना, मेटामॉर्फिक होना, तो जब ये रूप चेंज हो जाते हैं तो ये किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं बच्चे, कायांतरित जो है शैलों के रूप में, मेटामॉर्फिक शैलों के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर का बनना, तो इनका एक डिटेल चार्ट है। एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि कौन सी शेल्स किस में परिवर्तित हो जाती है, किसका परिवर्तित रूप क्या है, तो उसको आप जरा देख लीजिए, वो एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे भाई चूना पत्थर से संगमरमर बना, मतलब इस टाइप से। तो क्लियर भाई, ये तीनों टाइप की जो शेल्स हैं, आई थिंक ये क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाया, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से, इससे ईजी तो समझाया नहीं जा सकता बिल्कुल भी मुझसे। शैल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। कठोर शैलों का उपयोग जैसे हम आपको बता घर, सड़क, इमारत बनाने में करते हैं। आप पत्थरों का उपयोग खेल वगैरह करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम पिट्ठू खेलते थे, स्टेपू खेलते थे, वो 7 पत्थर जचा लेते थे और वो मारते थे ना, बॉल मारते थे। तो गिट्टियाँ तो मेरे फेवरेट है। ज़िंदगी में मेरी एक बार पिटाई हुई है स्कूल में, आज तक लाइफ में मुझे ध्यान है, मेरी 7th क्लास में पिटाई हुई थी। जो गिट्टी खेलने, गिट्टे मतलब आज कल तो खेलते नहीं है, स्टोन्स के जो होते हैं, पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, गिट्टे बोलते हैं इनको। तो हाफ रेसेस हो जाती है, मतलब हाफ डे चल रहा होता है, हम 4 फ्रेंड्स ऐसे गिट्टे खेल रहे थे, क्योंकि वो ज़माने अलग थे, आजकल वो ज़माने नहीं है गिट्टे खेलने वाले। मेरा तो बहुत फेवरेट है और मैं कभी भी नहीं आउट होती, बहुत मज़ा आता खेलने में। मार्बल्स के बनाओ वाइट बड़े मज़े आते हैं 5 गिट्टे बना के खेलने में। तो मुझे ध्यान है आज भी कि हाफ डे ख़त्म हो चुका था और मैं ऐसे गिट्टे खेलने में लगी हुई थी, और मैडम आई हमारी हिंदी वाली, और उसने पीछे से चारों लड़कियों को जजाया। फिर बाद में कहती है, अरे ये तू थी क्या, तू तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, तुझे तो मैं कभी भी नहीं मारती। मतलब पहले ऐसे ही बोल देते थे ना, ज़माने अलग थे भी। बहुत पुरानी बातें, मैं बहुत बड़ी हूँ आपसे, कि मरजानी पढ़ाई पे ज़िंदगी में नहीं पिटी तू मेरे से, गिट्टे खेलने पर पिट गई आज। मतलब मैम को भी मुझे मार के बड़ा फील हुआ था, क्योंकि मैम की मैं बड़ी फेवरेट थी। बस पीछे से बैठे थे, मैम ने सीधा RSS ख़त्म हुई, कहती तुम्हें घंटे नहीं सुनाई दी। मतलब लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस है। तो गिट्टे ऑल टाइम बड़ा मज़ा आता है। तो ठीक है ना भाई, ये पत्थर से ही बनते हैं, तो आपको पता ही है इनकी जानकारी, आजकल के बच्चों को थोड़ी कम है। अब लाल किला है, लाल बलवा जो पत्थर है, वो मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। ताजमहल वगैरह आपको पता संगमरमर है, तो एक कायांतरित हो चुकी है, मेटामॉर्फिक जो चट्टानें हैं उनका उदाहरण है, ठीक है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दिशाओं में एक प्रकार के, हाँ अब लास्ट ये करने के बाद यहाँ भी थोड़ा नज़र मार लेना मैंने क्या लिखा है।
ठीक है। अब ये लेसन करने के बाद जो बेसिकली लास्ट में ये बताता है रॉक साइकिल, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है इस लेसन का ये बताता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो चट्टानें हैं इनकी एक साइकिल से चलती रहती है, मतलब चक्र सा चलता रहता है। चक्र का क्या मतलब है, देखो सबसे पहले आगन्य शेल्स बन गई, ठीक है, आगन्य चट्टानें बनी, फिर आगन्य चट्टानों से टूट टूट के अवसादी बन गई, ठीक है, तलछट में जा जाके अवसादी शेल बन गई, फिर इनका रूप परिवर्तित होकर कायांतरित बन गई। अब जो कायांतरित होती हैं फिर धीरे धीरे वो टूट जाती हैं, वो पृथ्वी में समा जाती है, फिर मैग्मा लावा। कहने का मतलब ये चक्कर जो है चलता रहता है। तो ये जो एक शेल से दूसरी शेल से तीसरी शेल का बनना, इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। तो इजी सा है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आगन्य शेल बन जाता है, आगन्य शेल जब टूट जाती हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थानांतरित हो जाती हैं, अवसादी सेल बन जाती हैं, और दबाव के कारण आगन्य और अवसादी जो मेटामॉर्फिस बन जाती हैं। अत्यधिक दाब और फिर बहुत ज़्यादा दाब होता है तो जो कायांतरित होती है, जो मेटामॉर्फिक होती है, एक्सेस में दाब होगा तो फिर वो पिघल जाएंगी, पिघल के फिर मैग्मा बन जाएगी, मैग्मा फिर बाहर आएगा, बाहर आके फिर वो आगन्य शेल बन जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इसी को बोलते हैं शैल चक्र, ये जो है चलता रहता है। और लास्ट में यहाँ पर खनिज के बारे में बात बता रखी है कि शैल विभिन्न खनिजों से बना होता है। प्राकृतिक जो नेचर होता है उसके अंदर काफ़ी मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। मिनरल्स के अपने आपको पता गुण धर्म होते हैं अलग अलग, जिस जहाँ का एटमॉस्फेयर जैसा होता है वहाँ वैसे ही मिनरल होते हैं। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, आपको पता है कहीं कहीं मिलता है, ठीक है गाइस। तो ये था अपना लेसन नंबर 2। आई थिंक ये बहुत ही ईजी किस्म का लेसन था और बहुत ही आसान है। इसके जो क्वेश्चंस है यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ले सकते हो आप, खुद करके देखो, बहुत आसान है। बताने की जरूरत नहीं। शैल जिसमें जीवाश्म में मिलते हैं, आपको आंसर पता चल गया होगा भाई, अवसादी में मिलते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत मैंने अभी बताया था, भूपर्पटी। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है, ये खनिज के उदाहरण है। द्रवित मैग्मा से बनी शैल क्या होती हैं, तो इजी से क्वेश्चन है, आगन्य शैल होती हैं। पृथ्वी की भित्री परत पूछा इसने, सॉरी, ऊपरी परत पर्पटी है, भित्री परत कॉर्ड है पृथ्वी की। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण होते हैं भाई, ये खनिज मिनरल्स के एग्जाम्पल होते हैं। शैल जिसमें फॉसल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म्स पाए जाते हैं अवसादी शैलों में। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है, क्रस्ट होती है, भूपर्पटी होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव है, इनका हमें क्या करना सब्जेक्टिव का। निम्नलिखित को आप जोड़ सकते हो बिल्कुल। खनिज क्या होता है भाई, शैल क्या होता है और क्रोड क्या होता है, तो इनको आप जो है मैच कर सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह इमारत बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो शैल का किया जाता है, और क्रोड जो एक पृथ्वी की लेयर होती है, और ये सिलिका, एल्यूमिनियम जो है खनिज वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये था गाइज लेसन नंबर 2 एंड आई होप यू लाइक दिस लेसन, बिकॉज मैंने पूरा दिल से कुछ एक्स्ट्रा बताते हुए जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आई एक्सप्लेन द लेसन। एंड इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। एनसीईआरटी के अलावा मैंने साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जी के बहुत कुछ पढ़ा रखा है, मोस्टली चीज़ें। आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम पास करवाने में मेरा चैनल अकेला बहुत है आपके लिए हेल्पफुल। So if you want notes and study material and coaching, I am from Haryana Panipat. You can contact for the notes and coaching 7015467794 7015467794. Have a nice day. Thank you so much.